नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय सागर में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सर्दियों की रात में कोहरा अक्सर शाम से ही उतर आता है और ऐसे में घर से बाहर निकलना दूभर हो उठता है, क्योंकि एक तो ठंड की ठिठुरन, ऊपर से कोहरे की वजह से सड़क पर चलना भी मुहाल हो जाता है। वजह ये कि घने कोहरे में तो सड़क पर 5 फीट दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। दिसंबर के महीने में अमर वीकेंड पर घर लौट रहा था। उसका घर उसके कार्यस्थल से लगभग 3 घंटे की दूरी पर था और उसने वहीं एक सिंगल रूम ले रखा था। वर्किंग डेज में वो वहीं ठहर जाता था, मगर वीकेंड में वो घर जरूर आता था। शादी अभी हुई नहीं थी, इसलिए माता पिता के साथ ही वो वीकेंड गुजारता था। उसके पास एक सेकेंड हैंड कार थी जिस पर वो लौट रहा था। सर्दी उस रोज सामान्य से कुछ ज्यादा ही थी। तापमान लगभग 7-8 डिग्री था, मगर कार में हीटर की वजह से उसे दिक्कत नहीं हो रही थी। उसके घर का रास्ता यूं तो सीधा ही था, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो रिजर्व फॉरेस्ट के बीच से गुजरता था वो ही जरा घाट युक्त मार्ग था। उसमें कुछ अंधे मोड़ और 3 छोटी बड़ी पुलियां पड़ते थे, मगर अमर की ये सड़क जानी पहचानी थी, इसलिए उसे इन सब बाधाओं से दिक्कत नहीं होती थी। आज की बात जरा अलग थी। आज अमर को ऑफिस से निकलने में जरा देर हो गई थी। हुआ यूं कि अमर अपना काम निपटाकर अलमारी बंद ही कर रहा था कि अचानक बास अपनी केबिन से निकलकर उसके पास आए और बोले, अच्छा हुआ अमर जो तुम ऑफिस में ही मिल गए। अभी अभी हेड ऑफिस से मैसेज आया है। वो जो मित्तल इंडस्ट्रीज की फाइल है ना, उसे अभी कंप्लीट करके हेड ऑफिस कुरियर करना होगा। आज रात ही डील फाइनल होने वाली है। अमर ने घड़ी देखी तो बास बोले, चिंता मत करो, तुम मंडे की स्पेशल लीव ले लेना। अमर ने हंसकर बास से कहा, उसकी जरूरत नहीं है बास, मैं अभी फाइल कंप्लीट कर देता हूं। उसने फाइल कंप्लीट करके रात 8:30 बजे बास को सौंप दी। बास ने उसे थैंक्स कहा। अमर उसके बाद ऑफिस से निकल पड़ा। उसने अपने नियमित अड्डे पर रुककर एक गर्मागर्म चाय पी, फिर वो निकल पड़ा घर के लिए। उसने घर पर पहले ही इत्तिला कर दी थी कि आज ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी, इसलिए वो बेफिक्र था और मस्ती के मूड में ड्राइव कर रहा था। चलते चलते वो क्रमशः फॉरेस्ट एरिया के नजदीक आ गया। अभी तक जो कोहरा बिरला सा लग रहा था वो धीरे धीरे गहराने लगा था और देखते देखते कोहरा घना होने लगा था। जंगल के पेड़ों की वजह से यहां पर कोहरा अत्यधिक घना हो गया था। अमर इन रास्तों से काफी समय से गुजर रहा था, इसलिए रास्ता उसे लगभग याद सा हो गया था और इन रास्तों पर पड़ने वाले कोहरे के बारे में सुनी हुई बातों के आधार पर उसने अपनी कार में ओरिजिनल फॉग लाइट्स के अतिरिक्त 2 फॉग लाइट्स सामने और एक पीछे लगवा ली थी। तीनों ही एलईडी थी जिनका प्रकाश दूर तक जाता था। इनमें सामने वाली दोनों ऐसे सेट करवाई थी कि जिससे उनका प्रकाश गाड़ी के 7 से 10 फुट दूर तक फैली सके, और पीछे वाली एकदम डाउन सेट की थी। ये लाइट सिर्फ इसलिए लगाई थी ताकि पीछे आ रही गाड़ी वाले को सामने गाड़ी होने का पता चल सके, क्योंकि अक्सर घने कोहरे में गाड़ियां सिर्फ इसलिए टकरा जाती है क्योंकि उनकी टेल लाइट्स दिखाई नहीं देती हैं। इसीलिए उसने ऐसी व्यवस्था बना ली थी कि उसकी गाड़ी का एहसास रास्ते भर बना रहे। आज भी जब कोहरा बहुत घना हो गया तो उसने पहले से ही सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। वो पुरानी हिंदी फिल्म कोहरा का ही एक गीत, राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल, साथ जो आए तुम, गुनगुना रहा था। इस वक्त वो रास्ते में पड़ने वाली पुलिया और अंधे मोड़ों वाली जगह से गुजर रहा था, इसलिए बहुत सावधान से ड्राइव कर रहा था। रास्ता भले ही उसका जाना पहचाना था, मगर वो हमेशा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली थ्योरी को मानकर ही ड्राइविंग करता था और इस वक्त भी पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहा था। उसने एक पुलिया और 2 अंधे मोड़ पार कर लिए थे।
अब बस 2 पुलिया और एक अंधा मोड़ बाकी था। वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि आज शायद कोहरा और दिनों से कुछ ज्यादा ही घना हो गया था। वैसे भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अक्सर ऐसा हो जाता था, मगर चूंकि वो समय पर इन रास्तों से निकल लेता था, इसलिए इतना घना कोहरा उसे कभी नहीं मिला था। आज ऑफिस में लेट हो जाने की वजह से उसे इस घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा था। अमर का ध्यान अचानक टूटा। उसे लगा उसने किसी महिला की गूंजती सी आवाज सुनी है जो मदद के लिए पुकार रही हो। उसने इसे वहम समझा और आगे बढ़ता रहा। अगली पुलिया के पास उसे वो मदद के लिए पुकारती आवाज और स्पष्ट तथा नजदीक से आती महसूस हुई। उसने गाड़ी थोड़ी धीमी की। आवाज पास ही पुलिया के नीचे से आती लग रही थी। उसने एक बार सोचा, तभी वो करुण पुकार फिर सुनाई दी। अब की बार उसे निश्चित हो गया कि आवाज पुलिया के नीचे से ही आ रही है। अमर साधारणतः डरने वाले लोगों में से नहीं था, मगर आज न जाने क्यों उसे थोड़ा डर सा लगा। उसे लगा कहीं ये कोई प्रेत लीला तो नहीं। वो सिहर उठा, मगर अब तीसरी बार उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप किसी के कराहने और रोने की आवाज सुनी। अब उसे निश्चित हो गया कि आवाज वास्तव में आ रही है। उसने कुछ सोचकर गाड़ी साइड लगाई और लाइट्स आ न करके ही वो उतारा। बाहर की ठंडी हवाओं ने उसे कंपा दिया। उसे बाहर के तापमान के साथ स्वयं को एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगा। वो गाड़ी से उतरकर पुलिया की ओर बढ़ा। उसने नीचे झांक कर देखा और नीचे का दृश्य देखकर वो सिहर उठा। एक पल को उसे लगा कि ये कहीं आंखों का भ्रम तो नहीं, मगर दूसरे पल ही नीचे से पुनः कराहने की आवाज ने उसे वास्तविकता से अवगत कराया। नीचे उसे दिखाई दिया। पुलिया से नीचे झांकने पर उसे एक अधेड़ उम्र की महिला के होने का आभास हुआ, जो ऊपर पुलिया की ओर मुंह करके मदद की पुकार लगा रही थी। अमर ने ऊपर से ही पूछा, क्या बात है? तो उसकी आवाज सुनकर महिला बोली, भैया, हमारी गाड़ी पुलिया से नीचे गिर गई है। मेरी बेटी उसमें बेहोश पड़ी है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। अमर को कोहरे की वजह से कुछ साफ तो नहीं दिख रहा था, मगर महिला की कातर पुकार उसे विवश कर रही थी कि वो रुककर उसकी मदद करे। उसने कहा, मुझे आप स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, मैं कैसे आप तक पहुंचूं? इस पर महिला ने अपने मोबाइल की टार्च जलाकर उसे संकेत दिया, तो उसकी झीनी सी लाइट अमर को उस महिला के खड़े होने की जगह का एहसास कराने लगी। वो बोला, आप ठहरो, मैं उतर रहा हूं। एलाय वो लड़खड़ाते हुए किसी प्रकार नीचे उतरा। नीचे जाकर उसने देखा कि एक अधेड़ सी महिला, जिसने सफेद शिफान की मनगी साड़ी पहन रखी थी, खड़े होकर उसे ही पुकार रही थी। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? आप यहां कैसे पहुंच गई? उसने बताया कि हमारी गाड़ी सड़क से नीचे खाई में गिर पड़ी है और मेरी बेटी उसमें घायल होकर बेहोश पड़ी है। अमर ने पूछा, आप लोग कहां से आ रहे हैं? तो वो बोली, हम तो इधर से गुजर रहे थे। उसने कोई गंतव्य का पता नहीं बताया। अमर ने मोबाइल की रोशनी में ही उसे देखा तो पता चला कि उसके सर पर हल्की खरोच है और चेहरे पर भी थोड़ी चोट लगी है, जिससे खून बहकर जम गया है। उसने पूछा, गाड़ी कहां है? तो महिला ने इशारे से एक तरफ बताया। अमर उस ओर बढ़ा। उसने अपनी मोबाइल की टार्च भी जला ली थी। थोड़ी दूर पर उसे एक सफेद विदेशी गाड़ी दिखाई दी। वो उसके पास पहुंचा तो देखा ड्राइविंग सीट पर एक युवती बेसुध पड़ी थी। उसने पास जाकर कार का दरवाजा खोला और लड़की को पास से देखा। उसके चेहरे पर काफी चोट थी और विंडशील्ड टूटने से कांच की किरचें उसके चेहरे पर चुभी हुई दिखाई दे रही थी। तभी महिला ने पास आ गई और बोली, प्लीज हमें यहां से निकालिए। अमर बोला, अब घबराओ मत, हम ऊपर चलते हैं। इस वक्त रास्ते पर ट्रैफिक तो है नहीं, इसलिए मदद मिलनी मुश्किल है। आप यदि चल सकती हैं तो मैं आपकी बेटी हमारी को उठाकर ले चलता हूं। मेरी गाड़ी से आप दोनों को अस्पताल पहुंचा दूंगा। वो बोली, ठीक है बेटा। महिला ऊपर को चढ़ने लगी और अमर ने उस युवती को बाहों में उठा लिया। वे ऊपर पहुंचे। अमर ने युवती को पिछली सीट पर लिटा दिया। महिला उसके पास पिछली सीट पर ही उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। इतनी देर तक बाहर की कंपाती ठंड में रहने से उन लोगों की हालत खराब हो गई थी, मगर गाड़ी के भीतर हीटर की गर्मी से सभी को आराम मिल रहा था।
अमर भी उस युवती को उठाकर लाते हुए तक गया था, इसलिए लगभग 10-15 मिनट वे खामोश बैठे रहे। आखिर अमर ने पूछा, आप लोग क्या इधर के ही रहने वाले हैं? तो महिला बोली, जी हम पास वाले शहर में रहते हैं। अमर बोला, इस वक्त लौटने की कोई खास लूं? तो महिला बोली, जी हमारे परिवार में गमी हो गई थी, सो पास के शहर जाना पड़ा था। शाम को लौटते हुए इतना कोहरा नहीं था, इसलिए निकल पड़े थे, मगर यहां आकर पुलिया नजर न आने से हादसा हो गया। उसके बाद अमर ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी और रास्ते को ध्यान से देखकर ड्राइव करने लगा। उनके बीच फिर सारे रास्ते कोई बातचीत नहीं हुई। पिछली सीट पर युवती यथावत बेहोश पड़ी थी और महिला भी बीच बीच में सिर्फ कराह रही थी। अमर का ध्यान सड़क पर था, इसलिए वो पीछे नहीं देख पा रहा था। महिला ने अपने पर्स से कुछ स्प्रे निकाला और अपने तथा बेटी के घावों पर स्प्रे कर लिया। इससे गाड़ी के भीतर एक अजीब सी गंध भर गई। यह गंध अमर को भली नहीं झलक रही थी, मगर बाहर मौसम इतना खराब था कि वो खिड़की नहीं खोल पा रहा था। जैसे तैसे वे शहर पहुंचे। अमर ने गाड़ी शहर के सरकारी अस्पताल में ले जाकर खड़ी की और महिला से बोला, आप ठहरिए, मैं अभी वार्ड बॉय को स्ट्रेचर लाने को कहता हूं। वो गाड़ी से उतरकर अस्पताल के भीतर गया और उसे अपने साथ वार्ड बॉय को स्ट्रेचर सहित लेकर आने में लगभग 20 मिनट समय लग गया। उसने कार का पिछला दरवाजा खोलकर वार्ड बॉय को इशारा किया तो उसने झांक कर देखने के बाद कहा, किसको ले चलना है साहब? यहां तो कोई नहीं है। अमर ने हैरानी से उसे देखा और खुद भी झांका तो देखा गाड़ी की सीट खाली पड़ी है। वो चकरा गया और खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अमर गाड़ी के सामने बेवकूफ की तरह खड़ा रह गया। उधर वार्ड बॉय बोला, क्या साहब, कहां है आपका पेशेंट? यहां तो खाली गाड़ी खड़ी है। अमर कुछ कह नहीं पाया, मगर वो आश्चर्य से गाड़ी की पिछली सीट को देख रहा था और सोच रहा था कि इतने कम समय में मां बेटी दोनों कहां जा सकती हैं। और एक बार महिला की बात छोड़िए, मगर युवती की तो हालत चलने लायक ही नहीं थी। वो कहां चली गई? वार्ड बॉय तो चला गया। अमर ने थोड़ी देर आसपास खोजा और आखिर निराश होकर गाड़ी में बैठकर घर को चल दिया। 12 बज चुके थे। अमर ने बेल घर के रास्ते में भी वो खिड़की से झांक कर देख रहा कि शायद वे कहीं रास्ते में दिख जाए। आखिर वो घर पहुंच गया। उस वक्त रात बजाई तो पिताजी ने दरवाजा खोला। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। अमर जल्दी से घर के भीतर घुस गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि उसके साथ ही ठंडी हवा का एक झोंका घर के भीतर समा गया था, जिससे एक सिहरन सी उठी उसके बदन पर। अमर बहुत थकान महसूस कर रहा था। उस पर दिमाग में उन मां बेटी का मिलना और फिर अचानक गायब हो जाना, ये सब किस्सा भी घूम रहा था। उसने रात डिनर नहीं किया, बस मां से कहकर एक बढ़िया ब्लैक कॉफी बनवाकर पी और अपने कमरे में सोने चला आया। उसे नींद नहीं आ रही थी और एक बारगी ऐसा लग रहा था कि ये कहीं सुनी सुनाई बातों के अनुसार प्रेत लीला तो नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मां ने उसे लगभग 8 बजे जगाकर पेट्टी दी तो वो अलसाया सा उठा और उनींदी आंखों से मां को देखकर बोला, अरे यार मां, थोड़ा और सोने दो ना। मां बोली, बेटा तूने कल से कुछ खाया नहीं है, चल जल्दी उठ जा, तेरी पसंद के गोभी के पराठे बना रही हो। अमर एकदम उचक कर बिस्तर पर बैठ गया और चाय की प्याली मां के हाथ से लेकर बोला, वाह मां, गोभी के पराठे बना रही हो, तब तो मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूं। उसने चाय खत्म की और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। हल्के गुनगुने पानी से नहाकर उसे बड़ा सुकून मिला। वो बिल्कुल तरोताजा होकर डाइनिंग रूम में आ गया। टेबल पर पिताजी बैठकर उसका ही इंतजार कर रहे थे। उसने उनका अभिवादन किया और बैठ गया। पिताजी ने उससे पूछा, बेटे कल काफी रात हो गई आने में, क्या ऑफिस का काम खत्म करने में समय लग गया? उसने सारा किस्सा बताया, जिसे सुनकर पास ही पराठे सेक रही उसकी मां ने वहीं से कहा, बाप रे बाप बेटा, मुझे तो ये प्रेत लीला ही लगती है। तू तो आज पास वाले मंदिर में हनुमान जी दर्शन जरूर कर लेना, उन्हीं की कृपा से कल तू सही सलामत घर आ पाया है। अमर बोला, ठीक है मां, मैं नाश्ता करके निकलूंगा तो जरूर मंदिर होता जाऊंगा। पिताजी ने भी पिछली रात की बात सुनकर उससे कहा, बेटा रात बेरात लौटते समय
जरा सावधान रहना और सुनसान सड़क पर अनजान लोगों की मदद करने से बचना। क्या पता कभी तुम खुद ही मुसीबत में पड़ जाओ। अब कल रात की ही घटना को देखो, शायद भगवान की मर्जी थी तुम्हें उनसे बचाने की, वरना न जाने क्या हो जाता। अमर उनकी बातों को सुन जरूर रहा था, मगर मन ही मन सोच रहा था कि अगर वे मां बेटी प्रेत लीला ही दिखाना चाहते थे तो अस्पताल तक क्यों उसके साथ आए? वे तो कार से ही गायब हो सकते थे। खैर, जैसे तैसे उसके 2 दिन गुजर गए और रविवार शाम को उसे वापस जाने का वक्त भी आ गया। वो वापस लौट आया और अपने काम में लग गया। उस हफ्ते वीकेंड पर वो थोड़ा जल्दी निकल गया ताकि रात होने से पहले घर पहुंच जाए। इस प्रकार 3 हफ्ते गुजर गए। वो पहले की तरह सामान्य तरीके से ही हर हफ्ते आता जाता रहा। हालांकि उसके दिमाग पर उस कोहरे वाली रात की घटना हरदम घूमती रहती थी और वो उसे भुला नहीं पा रहा। चौथे हफ्ते उसे फिर ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई। हालांकि अब तक उस रात का असर उसके दिमाग लगभग निकल ही गया था, मगर फिर भी जिस जगह उसे वो महिला और उसकी बेटी मिले थे, उस जगह को पार करते वक्त उसके बदन पर हल्की सिहरन सी आज भी होने लगती थी। वो ऑफिस से निकलने के बाद चाय पीकर अपने गंतव्य को चल पड़ा। आज कोहरा नहीं था, रास्ता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो गुनगुनाते हुए चला जा रहा था, तभी उसी पुलिया के पास उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। वो हड़बड़ा उठा और उसने गाड़ी की ब्रेक लगा दी। गाड़ी रुक गई तो उसने देखा सामने रोड के किनारे वो महिला अपनी बेटी और एक पुरुष के साथ खड़ी थी। उसकी गाड़ी सड़क के किनारे पार्क थी। आज महिला ने रंगीन साड़ी पहनी थी और पूरे श्रृंगार के साथ थी। पास ही उसकी बेटी थी, जिसके सर पर अभी भी पट्टी चिपकी थी। अमर सकपका गया। तभी महिला आगे बढ़ी और उससे कहा, बेटे, आज हम मां बेटी तुम्हारी बदौलत जिंदा है। उस रोज तुमने मदद न की होती तो शायद हम दोनों उस रात ठंड में ठिठुरते हुए ही जान गए देते। उसके पास खड़े व्यक्ति ने भी आगे बढ़कर उसका शुक्रिया अदा किया। अमर ने उनका परिचय प्राप्त किया। वे पास ही के शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर रमनीक भाई थे और वो महिला उनकी पत्नी थी। अमर ने पूछा, आप लोग उस दिन अस्पताल से गायब कहां हो गए थे? तो वो महिला बोली, बेटा, उस रोज के लिए हम माफी मांगते हैं। उस रोज तुम्हें बताए बिना हम आ गए थे। दरअसल मेरी बेटी बुरी तरह घायल थी और आपको भीतर देर लग रही थी। उस पर वो सरकारी अस्पताल था। मैं डर रही थी। तभी सामने से एक कार आकर हमारे बाजू में रुकी। उसमें से हमारे परिवार के परिचित डॉक्टर हर्ष निकले तो मैं एकदम उतरकर उनके पास पहुंची। उन्हें सब बताया तो वे बोले, चलिए भाभी, हम पास ही मेरे दोस्त का नर्सिंग होम है, वहां चलते हैं। यहां तो इतनी रात गए इलाज में देरी हो सकती है, जो बेटी के लिए खतरनाक हो सकती है। बस मुझे कुछ नहीं सूझा और हम उनके साथ पास वाले नर्सिंग होम में आ गए। वहां पहुंचकर डॉक्टर हर्ष की वजह से तुरंत इलाज शुरू हो गया और सुबह तक बेटी होश में आ गई। तब मुझे ख्याल आया कि आपको तो हम बता ही नहीं पाए कि हम कहां जा रहे हैं, मगर अब हमारे पास आपसे संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था। आखिर कल हमारी बेटी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो घर पहुंचकर मैंने अपने पति से सारा हाल बताया और कहा कि आपका पता लगाएं। तो उन्होंने कहा कि पता लगाने के लिए कोई तो आधार चाहिए। मैंने कहा, उनकी गाड़ी का नंबर मुझे याद है, बस उससे हमने आपका नाम पता किया और ये मानकर कि आप हर वीकेंड पर घर आते होंगे, यहां पर इंतजार कर रहे थे। देखिए, आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। अमर उस सबको लेकर घर आया। उसके माता पिता से मिलकर उन्होंने उन्हें भी धन्यवाद कहा और फिर वे रवाना हो गए और अमर के मन से भी प्रेत लीला का भय दूर हो गया। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। संसारपुर एक कस्बे नुमा शहर था जो अर्धविकसित ही कहा जा सकता था। वहां तक रेलगाड़ी अभी तक नहीं पहुंच सकी थी। ले देकर सिर्फ 2 बसें एक सुबह 10 बजे आती और शाम 6 बजे रवाना हो जाती थी और दूसरी शाम 7:30 बजे आती और अगले दिन सुबह 8 बजे निकलती थी। कहानी 70 दशक की है। तब संसारपुर में हाई स्कूल से ऊपर पढ़ाई हेतु कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए आगे पढ़ने की इच्छा रखने वाले बच्चों को बाहर जाकर ही पढ़ाई करना पड़ता था। वैसे उन दिनों मैट्रिक पास बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी।
क्योंकि लिपिक वर्गीय नौकरी हेतु मैट्रिक पास होना ही आवश्यक था। अतः ज्यादा बच्चे मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ते थे। राजेश यहाँ के सरपंच जी के परिवार कख बेटा था। उसके दादाजी यहाँ के सरपंच थे। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे और राजेश उनके पास ही रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। इस वर्ष उसका फाइनल ईयर था। वो हर साल दादाजी के जन्मदिन पर एक सप्ताह की छुट्टी में यहां आता था। इस बार भी वो इसी सिलसिले में आया हुआ था और कल ही दादाजी का जन्मदिन मनाया गया था। हालांकि इस वर्ष संसारपुर में अधिक वर्षा से फसल को काफी नुकसान हुआ था, इसलिए दादाजी ने पहले तो जन्मदिन मनाने से ही इनकार कर दिया था, मगर बच्चों की जिद के आगे झुकते हुए उन्होंने सादे ढंग से उन्हें मनाने की इजाजत दे दी थी। बस बच्चों ने मिलकर केक काटा और सबने एक साथ बैठकर खाना खाया था। अगले दिन सुबह से राजेश के पास अभी 4 दिन और थे छुट्टियों के। उसने दादाजी से जीप मांगी और बोला वो थोड़ा दोस्तों के साथ सैर करके आ जाएगा। दादाजी ने इजाजत दे दी तो उसने जीप उठाई और उसे लेकर सीधा मंगल की चाय की दुकान जा पहुंचा। उसे जीप में आते देख दुकान पर खड़े उसके तीनों दोस्त, जिनका ये सुबह सुबह रोज मिलने का अड्डा था, वे चहक उठे। राजेश ने भी दूर से ही हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। उसने आते ही जीप किनारे खड़ी की और बोला, मंगल चाचा, जल्दी से सबको बढ़िया और कड़क चाय पिला दो, फिर हम सब एक साथ जीप में घूमने निकलेंगे। आज मैंने दादाजी से परमिशन ले ली है। ये सुनकर उसके तीनों दोस्त नंदलाल, गणपत और मुन्ना भी चहक उठे। सबने मिलकर चाय पी। मंगल ने भी उनके साथ ही चाय पी। जब राजेश ने उसे चाय के पैसे देने चाहे तो वो बोला, का हो बिटवा, इतने दिन मां आए हो तो हमका एक चाय भी ना पिलाओ? अभी रहन दिया, जब दोबारा पीहो तब सब उसूल कर ले। मंगल की बात सुनकर सभी एक साथ हंस पड़े। चाय पीकर वे जीप में बैठने लगे तो मुन्ना लपक कर ड्राइवर की सीट पर बैठकर बोला, आज तो जीप हम चलाएंगे, हमने ड्राइविंग सीख ली है और आजकल बब्बू चाचा की लोड गाड़ी चलाते हैं। सुनकर राजेश बोला, ठीक है भाई, मगर जरा संभाल कर चलाना, दादाजी की बड़ी प्रिय गाड़ी है। मुन्ना बोला, ठीक है भाई, मैं संभल कर चलाऊंगा। मुन्ना के बाजू में नंदलाल बैठा और पीछे राजेश और गणपत बैठ गए। मुन्ना ने गाड़ी आगे बढ़ाई और वे कस्बे कग सीमा पर पहुंच गए। मुन्ना बोला, अब कहां चलना है? तो राजेश बोला, यार यहां से थोड़ी दूर बाई तरफ तो सोना नदी है ना, चलो वहीं चलते हैं। सब राजी हो गए। वे नदी किनारे पहुंचे। बरसाती नदी थी सो कस समय बहुत उथली से और पतली धारा के रूप में ही बह रही थी। वे लोग उतरकर नदी के पास पहुंचे। राजेश ने चलते समय दुक्का से कुछ नाश्ता खरीद लिया था। उन्होंने वहीं पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता किया और फिर पानी पीने नदी पर गए। उन दिनों बोतल बंद पानी चलन में नहीं था। लोग निश्चिंत होकर नदी कुएं का पानी पी लेते थे। पानी पीते हुए राजेश की नजर नदी के उस पार दिख रहे किले पर पड़ी। वो एकदम से बोल पड़ा, ये तो आम गांव वाला किला है ना? सुनकर बाकी दोस्त बोले, हाँ भाई। राजेश को याद आया वे लोग स्कूल के दिनों में एक बार वहां पिकनिक को गए थे। उसने कहा, याद है, हम लोग वहां पिकनिक को गए थे और बहुत मजा आया था। हमने तो यह भी सुना था कि उस किले को चांदनी रात में देखने पर वो और भी खूबसूरत लगता है। ये सुनकर सबको पिकनिक की बात याद आ गई। तभी राजेश बोला, अरे यार, कल ही तो पूर्णिमा है। दादाजी बता रहे थे कि कल राम मंदिर में कथा का आयोजन हुआ है। राजेश बोला, क्यों ना हम लोग कल रात इस किले को देखने चले? तीनों ने एक साथ हामी भरी और बोले, हम अपने साथ रात जका खाना ले चलते हैं, वहीं खाएंगे तो पिकनिक का मजा आ जाएगा। सबने सहमति में सर हिलाया। थोड़ी देर वहां रुककर वे लोग वापस चल दिए। इस बार जीप राजेश ही चला रहा था। लौटकर वे फिर मंगल की दुकान आए और चाय पी। उसके बाद सभी अगले दिन शाम को यहीं मिलने का तय करके वे अलग हुए। राजेश घर आया और दादाजी को बता दिया कि वो लौट आया है। दोपहर का खाना खाते हुए राजेश ने दादाजी को बताया कि वो कल अपने दोस्तों के साथ आमगांव का किला घूमने जा रहा है। सुनकर दादाजी बोले, बेटा, आमगांव का किला चांदनी रात में बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा तो मैंने भी सुना है, हालांकि मुझे वहां कभी जाने का मौका नहीं मिला, मगर वहां जाते वक्त रास्ते में जो रास्ता दाईं ओर जाता है उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। राजेश उत्सुकता से बोला, क्यों दादाजी, वहां क्या है? तो दादाजी बोले,
बेटा, मैंने सुना है उस रास्ते में भी एक किला है जो हूबहू आमगाम के किले जैसा दिखाई देता है, मगर वो वास्तव में भूतगढ़ी है। ये सुनकर राजेश रोमांचित हो उठा। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, उस किले को भूतगढ़ी क्यों कहते हैं? दादाजी ने राजेश को भूतगढ़ी का किस्सा बताना शुरू किया। बस ये भाग यहीं तक। भूतगढ़ी की कहानी और उसकी सैर करने के लिए इंतजार कीजिए। दादाजी कहना शुरू करते हैं, न्यायप्रिय, और ये मुगलों के जमाने की बात है। उन दिनों संसारपुर एक बड़ी रियासत हुआ करती थी और यहां पर राजा ब्रह्मदत्त जी का राज था। वे बहुत प्रजापालक महाराज थे और प्रजा भी उनके एक इशारे पर जान न्योछावर करने को तैयार रहती थी। ये पूरा इलाका खनिज संपदा से भरपूर था और इसीलिए संसारपुर रियासत एक संपन्न रियासत थी। तत्कालीन मुगल सम्राट तक भी इस रियासत की समृद्धि के किस्से पहुंचे तो साम्राज्य विस्तार के दौरान उन्होंने इस रियासत को भी अपने साम्राज्य में मिलाने की तैयारी कर ली। इधर अपने गुप्तचरों से महाराज ब्रह्मदत्त को भी मुगल सेना द्वारा संभावित आक्रमण की सूचना मिल रही थी। अभी मुगल सेना तो बहुत दूर थी, मगर राजा ने अपनी प्रजा संभावित आक्रमण से मुकाबला करने हेतु सैन्य शक्ति बढ़ाने का अभियान कर दिया था। महाराज की मुनादी सुनकर जत्थे के जत्थे युवा, अधेड़, यहां तक कि बूढ़े भी सेना में भर्ती होने आने लगे थे। महाराज स्वयं प्रतिदिन भर्ती स्थल पर उपस्थित रहते और अधिकांश प्रत्याशी से व्यक्तिगत संवाद करते थे, जिससे सभी का उत्साह दुगना हो जाता था। मुगल सेना क्रमशः अग्रसर हो रही थी। इधर महाराज और प्रजा दोनों ही चिंतित हो रहे थे। महारानी भी इन बातों से अत्यंत विचलित थी, मगर वे तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। हालांकि वे एक साहसी महिला थी और युद्ध कला में प्रशिक्षित भी थी। उनके पास अपनी महिला सुरक्षा टुकड़ी भी थी, जिसमें हरदम 10 महिलाएं महारानी की सुरक्षा हेतु तैनात रहती थी। उन्होंने महिला टुकड़ी के विस्तार की योजना बनाई और महाराज से अनुमति चाहिए, तो थोड़े विचार विमर्श के बाद उन्होंने हामी भर दी। बस महारानी के आह्वान पर महिलाओं की टुकड़ी भी तैयार होने लगी। ऐसा लगता था सारे संसारपुर को युद्ध का खुमार चढ़ गया हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन महाराज और महारानी एक साथ बैठकर इस मामले पर और आसन्न युद्ध की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। तभी महाराज बोल पड़े, रानी, हम भले ही प्रजा को उत्साहित कर रहे हैं, मगर हम जानते हैं कि मुगल सेनाओं के आगे हम ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। रानी ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनके पास ही रानी की खास दासी रानी जी के पैर दबा रही थी। उन दोनों की बातें सुनकर वो बोली, महारानी जी, जान की अमान पाऊं तो एक बात बोलूं। महारानी हंसकर बोली, तो अब राजकाज में तू भी अपनी राय देगी? वो बोली, महारानी जी, मेरी इतनी औकात कहां, मगर मैं एक बात बोले बगैर नहीं रह पा रही हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूं, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर चाहे मुझे बर्खास्त कर दीजिएगा। महारानी कुछ कहने जा रही थी कि महाराज बोल पड़े, निर्भय होकर बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरी धृष्टता माफ करे, मैं पहली बार आपके सम्मुख मुंह खोल रही हूं। महाराज बोले, बोलो, क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, महाराज, आगामी युद्ध में हमारी विजय को लेकर आप संशय में है। मैं अपने महाराज को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, इसलिए एक बात बोल रही हूं। मेरे गांव में एक बहुत बूढ़ा मगर सिद्ध ओझा है जो भूत प्रेत पिशाच वगैरह को वश में कर सकता है। उसने एक बार हमारे गांव में एक करिश्मा कर दिखाया था। महाराज थोड़ी नाराजगी से बोले, देखो लड़की, तुम्हारी ये काल्पनिक कहानियां सुनने का वक्त हमारे पास नहीं है। हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तुम अभी यहां से चली जाओ, वरना हम गुस्से पर काबू नहीं रख सकेंगे। ये सुनकर वो बोल उठी, महाराज, मैं सच कह रही हूं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। उसने रानी से कहा, रानी जी, आप कृपया महाराज को एक बार मेरी पूरी बात सुन लेने को कहिए ना, शायद हमारे इस संकट के समय ये जानकारी काम आ सके। रानी ने महाराज से कहा कि आप एक बार इसकी पूरी बात तो सुन लें, पसंद ना आए तो इसका सर कलम करवा दीजिएगा। महाराज ने अनमने भाव से सहमति दी। तब उसने जो बताया उसे सुनकर महाराज और रानी दोनों की आंखें फटी रह गई। उन्होंने उससे पूछा, क्या ऐसा संभव है? तो उसने कहा, जी महाराज, मैंने चुपचाप अपनी मां से उनकी जानकारी मंगवाई है।
वे हमारे राज्य की सेवा हेतु यहां आने को तैयार हैं। महाराज बोले, 9 लड़की अगर तुम्हारी बात सही निकली तो तुम्हें सोने से मढ़ देंगे, और अगर गलत निकली तो बीच चौराहे पर तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। उसने सर झुकाकर कहा, स्वीकार है महाराज, अब मुझे आज्ञा दें कि मैं उन्हें यहां बुलवा सकूं। महाराज बोले, ठीक है, बुलवाओ। वो चली गई। उसके जाने के बाद महाराज बोले, रानी तुम्हें क्या लगता है ऐसा संभव है? तो वे बोली, पता नहीं, मगर वो जान की बाजी लगाने को तैयार है। मतलब उसे विश्वास है कि वो कर सकेगा। महाराज बोले, तुम उन ओझा को ठहराने की और उन्हें जो कुछ लगेगा उसकी व्यवस्था करने हेतु हमारे मंत्री को सूचित कर दो। मैं सेना नायकों के साथ अपनी तैयारी की चर्चा करके आता हूं। एक दिन बाद ओझा वहां आ गए और उनके ठहरने के लिए महल की अतिथिशाला में व्यवस्था की गई। उन्होंने रानी को खबर भेजी कि वे उनसे एकांत में बात करना चाहते हैं। रानी ने कहला दिया, शाम को मिल सकते हैं? तो वे बोले, नहीं, दोपहर में आना होगा, क्योंकि आज रात से काम शुरू होगा और उसके लिए कुछ सामग्री का प्रबंध आवश्यक है, इसलिए रानी को दोपहर में ही आना होगा। रानी दोपहर में उनसे मिलने गई तो उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की सूची दी और बोले, रानी जी, ये सामान मुझे शाम 5 बजे तक चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझसे कोई नहीं मिल सकेगा। और हां, मैं जहां काम करूंगा वहां से रात में कुछ आवाजें आएंगी, जिसमें हंसने, रोने, चीखने, चिल्लाने और मारपीट जैसी आवाजें भी रहेंगी। मगर सावधान कोई भी उधर न आए, वरना जान से हाथ धो सकता है। सब कुछ सुनकर रानी ने कहा, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा, मगर काम पूरा होगा। इसकी क्या गारंटी है? सुनकर वो बोला, अगर सुबह मैं जीवित रहा तो समझे काम फतह होगा ही होगा, और यदि मैं असफल रहा तो सुबह मेरी लाश उस कमरे से उठाकर उसका संस्कार करवा दीजिएगा। दादाजी बता रहे थे और राजेश मनोयोग से सुन रहा था। उन्होंने बताया कि ओझा के कहे अनुसार सारी सामग्री उसके पास पहुंचा दी गई और शाम से उस क्षेत्र सभी का जाना वर्जित कर दिया गया। उस अतिथिशाला के चारों ओर सिपाही तैनात कर दिए गए। उन्हें सख्त हिदायत कि अंदर से कैसी भी आवाजें आए उन्हें ध्यान नहीं देना है। ओझा भी शाम से ही अपने कक्ष में बंद हो गया था। अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता था। महाराज और महारानी भी उत्सुकता से सारी रात सो न सके। ओझा अंदर अपने कार्य में व्यस्त था। आधी रात के बाद से उस ओर से कुछ आवाजें आने लगी। कभी लगता कोई रो रहा है, अगले पल अट्टहास गूंज उठता। धीरे धीरे कोलाहल बढ़ने लगा और भोर से पहले तो लगा कि सैकड़ों लोग एक साथ रुदन कर रहे हों। फिर लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आवाजें आना बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद पौ फटने पर ओझा बाहर आए और उन्होंने सिपाही से कहा कि महाराज और महारानी को बुला लाइए। सिपाही ने अंतःपुर में खबर भेजी तो महाराज और महारानी, जो कि रात से ही उत्सुकता से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत अतिथिशाला पहुंचे। ओझा ने अक्ष के दरवाजे पर उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर ले आया। अंदर एक चौकी पर 108 कमल फूल रखे थे। ओझा ने महाराज और महारानी के सर पर एक तलवार पर लगे रक्त से टीका लगाया। फिर बोला, महाराज, ईश्वर की कृपा से कार्य संपन्न हो गया। बस अब आप अपने हाथों से इन कमल के फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर एक बोरी में भर दीजिए और फिर अपने सिपाहियों से कहकर अपनी रियासत की सीमा के बाहर जितनी दूर तक वे निर्विघ्न जा सकते हों वहां जाकर बिखेर दें। मुगल सेना उस क्षेत्र से आगे कभी नहीं आ पाएगी। महाराज ने आश्चर्य से ओझा को देखा तो वो बोला, महाराज, विश्वास करें, ऐसा ही होगा। महाराज ने वहीं बैठकर अपने हाथों से 108 कमल की पंखुड़ियों को अलग किया और एक बड़े बोरे में भरकर सिपाहियों को जैसे ओझा ने कहा था वैसे ही बिखेरने का आदेश दिया। सिपाही 2 दिन में रियासत की सीमा के बाहर जंगलों में जाकर उन पंखुड़ियों को बिखेर दिया। महाराज आगे की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें खबर मिली कि उन जंगलों में मुगल सेना प्रविष्ट हो चुकी है और कभी भी रियासत की सीमा पर आ सकती है। महाराज ने अपनी सेना को तैयार होने का हुक्म दे दिया। ये देखकर ओझा बोला, महाराज, आप निश्चिंत बैठिए, मुगल सेना कभी भी हमारी सीमा तक नहीं पहुंच पाएगी। सबने आश्चर्य से ओझा को देखा, मगर उसके मुंह पर आत्मविश्वास का तेज बिखरा हुआ था। वो दिन गुजरा और देखते देखते सप्ताह भी बीत गया।
मगर मुगल सैनिक संसारपुर की सीमा तक नहीं पहुंच सके। अब महाराज और सेनापति को भी विश्वास होने लगा था कि ओझा के काम की वजह से ही मुगल सेना जंगलों में सिर्फ भटक ही रही थी। आश्चर्यजनक रूप से जहां तक कमल की पंखुड़ियां बिखरी गई थी वहां तक तो वो लोग पहुंच जाते थे, मगर उसके बाद पता नहीं क्यों वे भटक कर दूसरी ओर चले जाते थे। 3 सप्ताह और यहां तक कघ महीने गुजर गए। मुगल सेना उद फूलों की बनाई गई सीमा को किसी प्रकार नहीं पार कर पक रही थी। आखिर 3 माह तक जंगलों में भटकने के बाद उनका रसद खत्म होने लगा और सेना का धैर्य भी जाता रहा। सिपाही अब परेशान होने लगे। ऐसी परिस्थिति में उनके सेनापति ने मुगल सेना को वापस ले जाने की तैयारी कर ली और अगले 15 दिनों में सारी सेना बैरंग वापस लौट गई। संसारपुर में उस रोज दिवाली मनाई गई और ओझा को विशेष सम्मान दिया गया। महारानी कघ उस दासी को भी महाराज ने सोने से तौलकर उसके वजन के बराबर सोना उसे पुरस्कार देने की घोषणा की। उसने भरी सभा में पुरस्कार ग्रहण किया और तुरंत महाराज को प्रणाम कर बोला, महाराज मैंने पुरस्कार प्राप्त कर लिया। अब मैं 1 गज सोने का राजकोष में दान करती हूं। इससे आपका वचन भी पूरा हुआ और ये सोना हमारी रियासत की भलाई के काम भी आ सकेगा। मैं इतना सोना कहाँ ले जाऊंगी। महाराज सहित पूरी सभा ने हर्षध्वनि से उसका अभिनंदन किया। उसके बाद महाराज ने ओझा से पूछा, अब आप बताएं हमें क्या करना होगा। ओझा बोला, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जिन्होंने आपकी सहायता की है उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए आप एक शानदार घड़ी बनवा दीजिए, क्योंकि मैंने जब उनका आह्वान किया था तो उन्हें वचन दिया था कि वे अगर हमारी मदद करेंगे तो मैं महाराज कहकर उनके लिए एक शानदार घड़ी बनवा देने की प्रार्थना करूंगा। बस महाराज ने तुरंत घोषणा की कि संसारपुर के पहाड़ी टीले पर हमारे महल की टक्कर की घड़ी बनवाई जाएगी। बस उसी दिन राजपुरोहित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाया गया और वो घड़ी बनवाई गई जिसके पास जाने का निषेध किया जाता है। राजेश ने उत्सुकता से पूछा, मगर दादाजी ये तो बताइए कि ओझा ने किसका आह्वान किया था और उन्होंने किस प्रकार सहायता की थी। दादाजी ने दोनों हाथ कान पर रखकर क्षमा मांगने की मुद्रा में बताया कि ओझा ने महारानी को बताया था कि वो भूतों की एक प्रजाति जिन्हें छीत कहते हैं, उनकी मदद से मुगल सेना का संसारपुर की सीमा में प्रवेश रुकवा सकता है। उन छीतों की ये खूबी है कि वे सामने वाले को रास्ता भुला देते हैं और वो कभी भी उनके इलाके में नहीं आ सकता है। बस उसने उस रात मंत्रों के माध्यम से उनका आह्वान करके उनसे मदद मांगी थी और बदले में उन्हें एक घड़ी देने का वादा किया था। उन्होंने भी वचन के मुताबिक मुगल सेना को भटकाकर वापस भेज दिया था। राजेश ने पूछा, क्या आज भी वहां जाने वाले रास्ता भटक जाते हैं? तो दादाजी बोले, हां बेटा, इसीलिए वहां जाना वर्जित है। बस मैंने इसी कारण से तुम लोगों को वहां जाने से मना किया था। इस प्रकार राजेश को संसारपुर की भूतगढ़ी की कहानी का पता चला। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक कहानी। उम्मीद है आपने इसे पूरा सुना और यह आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।